बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू वाचिंग एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर जूम क्लासेस। और आज हम जो अपना आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग, इसमें हम कोशिश करेंगे कुछ प्री रेक्विजिट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नंबर 1। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग, यानी किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, आपने क्या लिखना है और किस चीज को अवॉइड करना है। ये जो आज का लेक्चर है, इट इज समथिंग लाइक दैट के बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एग्जाम में उनके नंबर कम आते हैं या राइटिंग में एक्सप्रेशन उनका डेवलप नहीं होता। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग इज दैट कि बहुत से एक एक्सप्रेसिव राइटर जो होते हैं, जो अच्छी राइटिंग करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि उनको जो एक एक्सपेक्टेड मार्क्स या ग्रेड्स हैं उनको नहीं मिल सकते। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। और फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लेक्चर नंबर 4। लेक्चर की जरा आउटलाइन देख लेते हैं। प्री रेक्विजिट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग। दो चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। नंबर 1 इज दैट के हमने राइटिंग को एज अ सब्जेक्ट भी अंडरस्टैंड किया पिछले लेक्चर्स में, राइटिंग एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी अंडरस्टैंड किया, राइटिंग की टाइप्स को भी अंडरस्टैंड किया, जिस तरह एक्सपोजिटिव राइटिंग होती है, नैरेटिव राइटिंग होती है, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। और जो इंग्लिश ऐसे में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में, इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, जिसमें एक्सप्रेशन भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगी, नरेशन भी होगी, एक्सपोजिशन भी होगी, क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हम लिखेंगे। तो ये तमाम चीजें कलेक्टिवली हम एक जगह पर लिखेंगे और इसकी कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2, फिर हम उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें एक चीज एक्सप्लेन की थी कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हमारी एक ग्राउंड और बिल्डिंग डेवलप हो जाती है, एक बेस बन जाती है कि व्हाट वी हैव टू डू, तो स्टेप 2 आ जाता है हाउ वी हैव टू डू। तो इन इनिशियल लेक्चर्स में तो हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज ऐसे राइटिंग, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग्स। और उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टेप 1, अगर हमारे सामने एक टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है। उसके बाद जब वो टॉपिक हम 10 गिवन टॉपिक्स में से, जितने भी गिवन टॉपिक्स हैं उसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाकर के हमने उसकी रफ वर्क कैसे करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, रफ आउटलाइन कैसे बनानी है, फिर उसको नीट कैसे लिखना है। क्योंकि इंग्लिश ऐसे का पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, चाहे पीसीएस है, पीएमएस है या सीएसएस है। और ये एक ही सवाल 100 नंबर का होता है, मतलब गिवन 10 ऑप्शंस में से। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कम से कम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स इसका रफ ड्राफ्ट बनाना होता है और एक स्ट्रक्चर, एक स्केच बनाना होता है। तो उसके भी कुछ रूल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और फिर उसको फाइनल जो टच आप देते हैं, नीट आउटलाइन कैसे लिखनी है, नीट इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, पैराग्राफिंग कैसे लिखनी है, उनमें आपस में रब्त या कनेक्टिविटी कैसी आएगी, और वो कौन से ऐसे प्री रेक्विजिट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं जो राइटिंग से पहले हमें पता होने चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मेकिंग सम फूड। तो किसी भी कुकिंग के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, यू नीड अ स्टोव, आपके पास एक चूल्हा होना चाहिए क्योंकि आपको हीट प्रोड्यूस करनी है उस खाने को पकाने के लिए। उसके बाद आपके पास बर्तन होने चाहिए, फिर इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फिर इंग्रेडिएंट्स में भी एक स्पेसिफिक अमाउंट आती है कि कौन सी चीज किस परसेंटेज या रेशो से आपने यूज करनी है, कितने लोगों के लिए वो खाना बनाना है, कितने वक्त में वो खाना बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया का कोई भी अगर आप काम जो कि क्रिएटिविटी में खुद से कर रहे हैं, रियल टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आपका स्किल इन्वॉल्व होता है, तो उसकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसके प्री रेक्विजिट्स यानी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो उसको पाया तकमील तक या कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्री रेक्विजिट्स ऑफ ऐसे राइटिंग आर एज इंपॉर्टेंट एज
how to learn the skills of writing for a स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। और दूसरा फिर डूज एंड डोंट्स को भी हम देखेंगे। एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करता चलो कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं यूट्यूब पर भी, तो यूट्यूब पे हमें विजिट कर सकते हैं, एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर यूट्यूब का हमारा चैनल है। फेसबुक पर एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर के नाम से भी और ecc.farhan के नाम से भी आप हमारा पेज विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पर CSS PMS मेंटोर के नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर मोहम्मद फरहान खान अब्बासी के नाम से मेरा एक पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इस पेज पे मैं मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड अपने जो भी मेरे अपने एनालिसिस हैं वो डिस्कस करता हूँ, बहुत सा मटेरियल शेयर करता हूँ। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। रादर देन दैट, अगर आप जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, नए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 0332869722 इसको भी आप यहाँ पर राब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ एसे राइटिंग, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन से बता दिया व्हाट इज मेंट बाय प्री रेक्विजिट्स। तो प्री रेक्विजिट्स का मतलब होता है जो वो चीज जो कि आपको पहले से दरकार है कोई भी काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज। जिस टॉपिक के ऊपर आप एक ऐसे राइट करना चाह रहे हैं या एग्जाम में किसी टॉपिक को आप सिलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हैं, तो अनटिल अनलेस उस टॉपिक की बैकग्राउंड, उस टॉपिक का नॉलेज, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होगी नहीं, तो आप उस पर कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले साल एक टॉपिक हमने जनवरी में करवाया और वो टॉपिक बल्कि उससे रिलेटेड को 8-10 टॉपिक और भी 6-7 टॉपिक्स थे जो कि 2020 के एग्जाम में CSS में पूछे गए। इट वाज द डिजिटलाइजेशन। और डिजिटलाइजेशन के बहुत से एस्पेक्ट्स पे मैंने स्टूडेंट्स को काम करवाया और उनको बताया कि डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, डिजिटल आजकल के दौर में जो मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, ये क्या है, ई कॉमर्स क्या है। इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन का आज एक नया दौर चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है। अब ये टॉपिक अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पता है तो तभी आप डिजिटल रेवोल्यूशन या रोल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इन पाकिस्तान, या जो आने वाला दौर है जिसमें डिजिटलाइजेशन मोड पे सारी दुनिया जा रही है, जिस तरह अभी ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से सारी एक्टिविटीज डिजिटल हो रही हैं, तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, इसके पीछे आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप इस टॉपिक पे लिख नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल, आप सी पैक के ऊपर कोई इंग्लिश ऐसे में टॉपिक आ जाता है और उस टॉपिक में वो पूछता है कि वो कौन सी ऐसे जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो सी पैक से पाकिस्तान को मिल सकते हैं। नाउ, जियो पॉलिटिकल टर्म और इसकी बैकग्राउंड का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जियो इकोनॉमिक का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और जियो स्ट्रेटेजिक टर्म का आपको पता होना चाहिए। यानी जियो पॉलिटिकल क्या है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन ममालिक के साथ आपके राब्ते बढ़ जाएंगे, आपकी टाई स्ट्रेंथन हो सकती हैं। आप अगर देखें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, रशिया है, चाइना है, इधर ईरान और अफगानिस्तान है, फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जिसमें आसियान की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होगी अगर आपको इसका जियो पॉलिटिकल का पता है। इस तरह जियो इकोनॉमिक होता है। जियो इकोनॉमिक होता है कि उस रीजन के अंदर और फिर ग्लोबली इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी जनरेट हो सकती है और उससे आपको क्या फायदा हो सकता है। और फिर जियो स्ट्रेटेजिक पे आते हैं। तो स्ट्रेटेजिक का लफ्जी मतलब होता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है चाइना दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से और बड़ी आर्मीज और मिलिट्री में से है और हाई टेक मिलिट्री है चाइना की। जब चाइना के साथ आप सी पैक कर रहे हैं तो आप चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी है, मिलिट्री डिफेंस पार्टनरशिप में भी है। ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को कोई मुश्किल वक्त आए तो चाइना, क्योंकि चाइना के स्टेक है सी पैक की वजह से। तो ये तीन टर्म्स जब आपको नहीं पता होगी, इनकी बैकग्राउंड नहीं पता होगी, तो आप सी पैक वाला ये टॉपिक नहीं कर सकते। तो इसलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी अच्छे ऐसे राइटर के लिए, इट इज नॉलेज। नंबर 2, थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज। ये जो थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में नहीं आ सकते। द रीजन बीइंग इज दैट यू नीड अ रिगरस स्टडी। आपको कम से कम CSS के जितने भी आपके ऑप्शनल और कंपलसरी के सब्जेक्ट्स हैं,
उनके सिलेबाई पे ग्रिप होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक जर्नल परसेप्शन आपकी दुनिया के बारे में हो, आप जर्नली चीजों को एनालिसिस करना जानते हो, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ चीजों को प्रूव करना जानते हो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सके, मंतक के साथ बात कर सके, तभी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आपके पास आ सकते हैं। अब इस थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? वेरी सिंपल, जब हम एक ऐसे राइटिंग करते हैं तो उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं, उसका एक खाका बनाते हैं। तो आउटलाइन में ऑब्वियस सी बात है, आपने हेडिंग, सब हेडिंग्स, वेरिएबल, सब वेरिएबल्स बनाने होते हैं, तो वो तो उसकी हेडिंग आपने खुद ही सोचनी है ना। तो जितनी अच्छा टाइटल आप बनाएंगे, जितनी अच्छी हेडिंग्स आप बनाएंगे, जितनी अच्छी सब हेडिंग्स आप बनाएंगे, तो दीज आर थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज, नंबर 1। नंबर 2, जब हम एक कोर्स ऑफ डिस्कशन में जाते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, कुछ नरेट कर रहे होते हैं, एक्सपोजिशन कर रहे होते हैं, क्रिटिकल एवेल्युएशन या एनालिसिस किसी भी एक चीज का कर रहे होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें आपकी इनपुट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस के एग्जाम आपको क्रैमिंग वाले एग्जाम तो है नहीं, कोई ऐसे टॉपिक तो आने नहीं जो किताबें आपने रट ली, याद कर ली और उन्हीं किताबों में से आपको सवाल आपको आ जाएगा या चैप्टर्स में से आ जाएगा। ये तो बड़ा एक ओपन एक फील्ड है जिसमें आपके अपने आइडियाज बड़े मैटर करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्री रेक्विजिट ऑफ ऐसे राइटिंग, यानी अगर आप ऐसे अच्छा लिखना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट टॉपिक। अब राइट टॉपिक क्या हो सकता है? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, राइट टॉपिक इज द टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया स्ट्रांग है पाकिस्तान अफेयर का, या रीजन साउथ एशिया का, पाकिस्तान चाइना रिलेशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान इंडिया, तो आपका जो इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर होंगे जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड हो। तो अब आपने वही टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज भी है, थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज भी हैं। अगर रादर देन दिस कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जो बड़ा जर्नल है और आप समझते हैं कि ये टॉपिक आसान है, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बाज का सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक ही फेलियर की बहुत बड़ी रीजन बनती है स्टूडेंट्स के लिए। और ज्यादातर ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो एक वक्त में 2 या 3 टॉपिक्स के ऊपर काम करने की एबिलिटी रखते हैं। मोस्टली होता है ऐसा है, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो ये पहला जो आपका पेपर है वो इंग्लिश ऐसे का होता है। तो एक तो साइकोलॉजिकली आप काफी ज्यादा प्रेशर में होते हैं, नर्व्स को कंट्रोल करना की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा, इस एग्जाम का खुद से एक प्रेशर ये है कि जब आप पेपर में जाते हैं तो एक ही टॉपिक, आपने एक ही सवाल को सेलेक्ट करना है और वो 100 नंबर का है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर उसमें मुझसे कोई गलती होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस नहीं होती तो बाज का वो अपेरेंटली टॉपिक को देख के सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास उसके लिए कोई खास ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद मटेरियल नहीं होता। तो सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक के लिए जो बड़ा सिंपल सा रूल मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि कभी इस चीज की तरफ ना जाएं कि कौन सा टॉपिक आसान है। बस ये देखिए कि आप किस टॉपिक के बारे में बेहतरीन आर्ग्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं, किसके बारे में आपके पास फैक्चुअल एनालिसिस और डाटा आपके मेमोरी में मौजूद है, और किस टॉपिक को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ राइटिंग चूंकि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी प्री रेक्विजिट है चूंकि मैं इस लेक्चर को डिलीवर कर चुका हूं जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज हैं, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन है। और याद रखिएगा जब आप इंग्लिश ऐसे का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें एक बॉक्स बना होता है, उसमें नोट दिया होता है और उसमें एग्जामिनर ने मेंशन किया होता है क्रेडिट विल बी गिवन, यानी मार्क्स आपको दिए जाएंगे हाउ मच रेलेवेंस ऑफ योर टॉपिक इज, यानी जो भी आप लिख रहे हैं 2500 से 3500 वर्ड्स के दरमियान, उसमें रेलेवेंस कितनी है, रिलेटेड टू टॉपिक आप बात कर रहे हैं या इररेलेवेंट बात कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं मेन टॉपिक से। नंबर 2, कोहेरेंस कितनी है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कितने, किस तरह से चीजों को आपने या अपने आर्ग्यूमेंट को पैराग्राफ टू पैराग्राफ, वेरिएबल टू वेरिएबल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के साथ, तरतीब के साथ लिखे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट में किस हद तक आप रेफरेंसिंग करते हैं, कोई फैक्ट्स देते हैं, कोई करंट वर्ल्ड से एग्जांपल देते हैं, कोई हिस्ट्री से एग्जांपल देते हैं, अपना नैरेटिव प्रूव कैसे करते हैं। तो ये चूंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी और रेफरेंसिंग टेक्निक्स, ये चूंकि वक्त के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा, आज सिर्फ मैंने आपको ये लेक्चर में बस ये डिलीवर करना है कि ये प्री रेक्विजिट हैं जो आपको आने चाहिए।
आने किस तरह चाहिए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिटेल में देखते हैं। अब आती है आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी। नॉर्मली स्टूडेंट्स चूंकि हम पाकिस्तानी माशरे में एक चीज हमारे पास जो होती है वो हम नॉर्मली हर बंदे को आर्गुमेंट देता देखते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज भी है। एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे रिटन में हो, चाहे इंटरेक्शन में हो, आर्ग्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज आपके सामने आती है तो आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जिस तरह मैं आज की एक मौजूदा एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में दो किस्म की इस वक्त आर्गुमेंट्स डेवलप हैं कोरोना वायरस या कोविड 19 से रिलेटेड। एक स्कूल ऑफ थॉट या एक आर्गुमेंट देने वाले कहते हैं कि ये रियलिटी में ग्लोबल पेंडेमिक है, पाकिस्तान भी इसकी जद में आ चुका है, हमें केयर भी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी चाहिए, और वो ये कर रहे हैं। दूसरा आर्गुमेंट वो लोग देते हैं जो कहते हैं कि बाय एनी मींस हम ये सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर सकते, और ये कोई बीमारी भी नहीं है, ये कोई वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसको करने के लिए दोनों तरफ के अतराफ के जो लोग हैं वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट, अपनी अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही पीस ऑफ राइटिंग में भी किया जाता है कि जब किसी टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है, उसमें डिफरेंट वे से आर्ग्यूमेंट जनरेट करना है, कोई नैरेटिव बिल्ड करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए आपकी विद इन योर सेल्फ आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटी होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि एबिलिटी डेवलप कैसे होगी। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आप अच्छी पीस ऑफ राइटिंग्स पढ़ेंगे, अपने कोर्स को पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इंटरेक्शन करेंगे अपने टीचर्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं। याद रखिएगा, राइटिंग इज एन एक्टिविटी और प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको पहले बता चुका हूँ। जो भी आपके जहन में आ रहा है आप उसको लिखना शुरू करें। जब आप किसी टॉपिक पे लिखते हैं, ग्रामेटिक मिस्टेक्स होती हैं, स्ट्रक्चरल मिस्टेक होती है, बहुत से स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, नो इशू, बट आपका एक थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है, जब आपको काम कर रहे होते हैं तो एक्सटेम्पोर फिल बदी जो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है, उससे आर्गुमेंट जनरेट होता है। और जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा आपका जो एबिलिटी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो बेहतरी की तरफ जाता है। एक और चीज जिसको रेफरेंसिंग टेक्निक्स कहते हैं, ये थोड़ी डिफरेंट है। जब आप पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई ऐसे लिख रहे हैं, इसमें और टेक्निक्स हैं। और अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी का, उसकी और टेक्निक्स है। तो जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च वर्क के लिए रेफरेंसिंग टेक्निक्स है, उस पर तो आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी का नहीं है बल्कि ऐसे राइटिंग का है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम जबानी खुद से कुछ लिखते हैं तो फिर हमें रेफरेंसिंग कैसे देनी होती है। वेरी सिंपल, जब आप एग्जामिनर के सामने एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं तो एग्जामिनर के लिए ये चीज भी बड़ी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव होती है आपको मार्क्स देने के लिए, कि आपने अपनी बात को जब रेफर किया है किसी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के साथ, किसी वर्ल्ड के पॉपुलर लीडर के साथ, किसी वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फॉर एग्जांपल, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में कोविड 19 एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। बायो वॉरफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, पूरी दुनिया इस पैंडेमिक में फंसी हुई है। कुछ कहते हैं इसको आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई किया गया इस इन्फ्लुएंजा वायरस को, और दुनिया में फैलाया गया है। उसकी भी रिपोर्ट्स हैं और उसके भी प्रूफ्स हैं। और कुछ ये कह रहे हैं कि ये एक पैंडेमिक वुहान सिटी से आया और पूरी दुनिया में फैल गया। अब इस पे रिपोर्ट्स हैं दुनिया की। तो जब आप बात इस तरह की कोई करें तो उसको रेफर करें टूवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बहुत से रेफरेंसिंग होते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रेफरेंसिंग होती है, यूएनओ की रेफरेंसिंग होती है। वो बहुत बड़ा प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़े जर्नल्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रेफरेंसिंग है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रेफरेंसिंग है, पाकिस्तान में बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, पाकिस्तान टुडे है, नेशन है, डॉन है। आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है, कोई चीज पढ़ी, आप उसको रेफर करते हैं। बुक्स में से रेफरेंसिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर होता है बुक में, बुक के ऑथर के रेफरेंस से आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि CSS में एक दफा एक ऐसे आया था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। तो
मैं चूंकि एक इम्पॉर्टेंट एरियाज को पढ़ाता हूँ, तो मैंने जब इंट्रोडक्शन लिखवाया स्टूडेंट्स को, तो मैंने एक अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कॉन्टेस्ट करने के लिए एक नुमाइंदे थे, उनका नाम था एल गोर। उनको 1996 में नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर ग्लोबल वार्मिंग पे। उनकी बड़ी एक ज्यादा एफर्ट्स थी इसको किस तरह कर्टेल किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को। तो मैंने उनकी एक स्टेटमेंट कोटेशन के तौर पे लिखवाई, और जिस जगह पे उन्होंने वो तकरीर की, जहां पर उनका वो एड्रेस था, वो डेट मेंशन करवाई और स्टूडेंट्स को बताया इस तरह आपने रेफरेंसिंग करनी। अगर आप इतनी डिटेल नहीं भी कर सकते तो आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट of फला person in this year, या according to a conservative research or a survey, अगर आपको किसी का नाम याद नहीं, तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है उसमें थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज भी होने चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी होनी चाहिए, डिफरेंट डिस्कोर्सेज ऑफ राइटिंग को भी यूज करें, आर्ग्यूमेंट भी दें, और रेफरेंसिंग भी इसमें होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और बात आती है लॉजिकल एनालिसिस। याद रखिएगा एनालिसिस दो टाइप के होते हैं। एक एनालिसिस होता है आपने किसी एक चीज की एक ही एस्पेक्ट के ऊपर अपना आर्गुमेंट बिल्ड किया और एक साइड ले ली। फॉर एग्जांपल आप या उसके प्रो हो गए या उसके एंटी हो गए। एक होता है लॉजिकल या क्रिटिकल रिव्यू या एनालिसिस। इसमें क्या होता है, बीइंग अ स्टूडेंट आप दोनों साइड्स को सामने रख के अपना आर्गुमेंट जनरेट करते हैं कि एज ऑफ टुडेज अंडरस्टैंडिंग मुझे ये लग रहा है कि इट इज इन रियलिटी अ ग्लोबल पेंडेमिक। इसकी जो भी वजूहात हैं, बट दुनिया अब इसमें फंस चुकी है, और दुनिया को इसको निकलने के लिए ग्लोबली उन मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि हम अपनी नस्लों को, अपने मुल्कों को, अपनी कौमों को, अपने कारोबारों को, अपनी जॉब्स को, अपनी स्टडीज को प्रोटेक्ट कर सकें और आने वाले टाइम में इस बीमारी से जान छुड़ा सकें। नाउ इट इज समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपने दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बात करके एक अपना एनालिसिस दे दिया कि अब सिचुएशन जो है इसको हमने इस तरह डील करना है। इसी तरह फैक्चुअल कंपैरिजन होता है। ज्यादातर फैक्चुअल कंपैरिजन सीएसएस पीएमएस में नहीं किया जाता, लेकिन बाज ऐसे टॉपिक्स स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस है, तो अब एनर्जी क्राइसिस का जब आप टॉपिक लिखेंगे, पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो आप फैक्चुअल एनालिसिस देंगे कि हम कितने मकाब फीट पानी पाकिस्तान में आता है, मिलियन एकड़ फीट पानी, उससे कितना डैम्स हैं, उस सैलिनिटी लेवल कितना है, सिल्टिंग कितनी हो रही है डैम्स में, कितना पानी उसमें रह जाता है, और कितना रेत और नमक और बाकी चीजें जिसकी वजह से डैम भरे हुए हैं, कितनी बिजली उस पानी से बन सकती है और कितने पैसों में बन सकती है। जो फ्यूल से आप एक मिक्स है आपका एनर्जी मिक्स, जिसमें आपका फ्यूल बहुत ज्यादा है, उस फ्यूल से जो है वो जो आप बिजली बना रहे हैं वो महंगी है, तो क्यों इतनी महंगी है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, रादर देन दैट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पे आया जाए, तो कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और किस तरह बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, सस्ती हो सकती है कि नहीं। जिस तरह सोलर पैनल्स के थ्रू बिजली प्रोड्यूस की जाती है, इसी तरह विंड प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, इसी तरह बायोगैस के जरिए प्रोड्यूस की जाती है। तो ये आपने इसकी परसेंटेजेस देनी होती है। इसी तरह कितनी आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दरकार होती है, 15 से 17,000 मेगावाट्स गर्मियों में पीक सीजन में, कितनी आपको नॉर्मल सीजन में गर्मियों के अलावा होती है, कितनी आपको सर्दियों में चाहिए होती है। इसी तरह कितनी गैस है, कितनी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री की हो रही है, कितनी यूटिलाइजेशन डोमेस्टिक हो रही है, कितने परसेंट लाइन लॉसेस हो रहा है, लाइन लॉसेस को कैसे खत्म किया। तो इस किस्म का जो इंग्लिश ऐसे है, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स आ गए हैं, नंबर्स आ गए हैं। आर्ग्यूमेंट आपका बेस ही तब करेगा, प्रूव ही तब होगा जब आपका जो नॉलेज बेस है उसमें आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। तो इसको फैक्चुअल कंपैरिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और आप उसमें से एक एस्पेक्ट को प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको नंबर्स या फैक्ट्स में बात करनी है। मैं एक और मिसाल देता हूं आपको कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन है उससे पिछले 20 सालों में कितना फायदा हुआ, और किन किन सेगमेंट्स को फायदा हुआ, और किन किन नेशन स्टेट्स को फायदा हुआ, और उससे जो नुकसानात हुए वो कितने हैं। तो आपने देखना है साइबर क्राइम किस तरह बढ़ गया,
डार्क वेब का कॉन्सेप्ट किस तरह आ गया, कल्चरल इन्वेजन कितनी ज्यादा आ गई, लोगों के सोशल मीडिया एप्स को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सी डिजीजेज आ चुकी हैं, बहुत सी फिजिकल बीमारियां आ चुकी हैं, बहुत से लोग जो है प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हैं। आजकल के दौर में हर बंदा एप्स को यूज कर रहा है और प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, लोग लोगों से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, रिश्ते नाते खराब हो चुके हैं। तो अब आप इसकी परसेंटेजेस देंगे, कितने परसेंट लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, कितने परसेंट लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, ओवरऑल एनालिसिस में आप अपना देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फैक्चुअल कंपैरिजन करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम राइटर के लिए क्या फैक्चुअल एनालिसिस जरूरी है? तो द आंसर इज यस। देखिए, आप एक आम सा उर्दू का या इंग्लिश का जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो जो अच्छा राइटर होता है वो आर्गुमेंट जब देता है तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को जरूर सामने लाता है, ताकि अंदाजा हो सके हकीकत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को देखें और पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन्स को देखें, तो इलेक्शन के फौरन बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं और पता चलता है किस पार्टी ने कितने सीटें ली, किस जगह कितनी सीटें ली, किस प्रोविंस के सूबे में कितनी सीटें ली, और जो सीटें वो हारे हैं वो कितने मार्जिन से हारे हैं, जो जीते हैं वो कितने। तो उससे पॉपुलैरिटी का पता चलता है कि कितनी ज्यादा पॉपुलर है। इसी तरह अगर आप अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखें तो वहां पर हर 2 से 6 महीने के अंदर, यानी हर 3-3 महीने के 2 पीरियड्स में, जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का, उसके ऊपर सर्वेज किए जाते हैं। पाकिस्तान में भी पिल दैट ने काफी ज्यादा सर्वे पिछले सालों में किए हैं, और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कैनवासिंग या कैंपेन के दौरान भी बहुत से सर्वेज आते हैं। तो ये सर्वेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस के हर एक कैंडिडेट के लिए मेरी नजर में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ना बड़ा जरूरी है। हर साल आता है जून जुलाई में। जब आप ये बजट के बाद इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, जिस तरह अभी साल 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा, तो उसमें बताया जाएगा कितनी सब्सिडीज दी गई, किस किस सेगमेंट, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेगमेंट को क्या बेनिफिट दिया, क्या लॉस हुआ, इंडस्ट्री को क्या दिया, आपकी ऑटोमोबाइल्स को क्या बेनिफिट्स दिए, आपकी जो कॉटन यार्न इंडस्ट्री है इसको क्या बेनिफिट्स दिए, जनरल पब्लिक को क्या बेनिफिट हुए, मुल्क का कर्जा कितना था जो उतारा गया, कितना कर्जा रह गया है, किस गवर्नमेंट की इंटरप्राइज ने, चाहे वो रेलवेज है, चाहे पीआईए है, चाहे ओजीडीसीएल है, चाहे और इदारे हैं, उन्होंने कितना कमाया, कौन इदारा कितना लॉस में गया। तो ये तमाम की तमाम एक जर्नल नॉलेज आपके पास आ जाती है सोशो इकोनॉमिक फैक्ट्स और स्टेट्समेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो हर स्टूडेंट के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं जो इंग्लिश ऐसे एक अच्छा प्रोडक्टिव ऐसे जिस स्टूडेंट ने लिखना होता है, एग्जाम्पलिफिकेशन बड़ी जरूरी है। व्हाट इज मेंट बाय एग्जाम्पलिफिकेशन? अभी जितनी भी मैं आपके साथ आर्गुमेंट्स बिल्ड कर रहा हूँ या जितनी भी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसमें एग्जाम्पलिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, जब हम कोई भी आर्गुमेंट जनरेट करते हैं तो हमें कोई ना कोई मिसाल जरूर देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहता है तो हम देखेंगे केस स्टडी के तौर पे पिछले 10 सालों में एशियन कंट्रीज को और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को जिन्होंने पिछले 10 सालों में ग्रोथ की, चाहे मलेशिया है, चाहे इंडोनेशिया है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे टर्की है। जब आप इन मुल्कों की एग्जाम्पल देखते हैं तो आप वहाँ के स्ट्रक्चर और सिस्टम देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन की रेशियो देखते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उस मॉडल को पाकिस्तान के साथ कोरिलेट करते हैं। इसी तरह ये जो आपकी एग्जाम्पलिफिकेशन है, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो जो आप रेफरेंस दे रहे होते हैं, जो आप फैक्चुअल एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो आप अपना आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, वो भी कोई एग्जाम्पल ही दे रहे होते हैं ना किसी चीज को इनपुट ही कर रहे होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। उसके बाद आते हैं कोहेरेंस इन पैराग्राफ। एक तो होता है आपका पूरे का पूरा ऐसे, जिसको ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, कि पूरा ऐसे ऑर्डरली हो। इंट्रोडक्शन की एक प्रॉपर लेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। जाहिर है 2500-3500 वर्ड्स का जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसका एक इंट्रोडक्शन देना बड़ा जरूरी होता है। फिर उसके बाद हर एक वेरिएबल के अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसे पिक किया, द menace of corruption in Pakistan, its causes, socio-economic consequences and recommendations।
तो आपने सबसे पहले कॉजेज ऑफ करप्शन पे बात की, तो आपने 6 मेजर हेडिंग्स दी, जिसमें आपने सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, उसके अलावा आपके कुछ इकोनॉमिक कॉजेज, कुछ सोसाइटी का एक जो माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंगली आपने वो हेडिंग्स जनरेट की ना। उसके बाद आपने बात की कि इस करप्शन के अजाब या मैनस की वजह से सोसाइटी जो है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने जो हमारा इमेज जाता है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो हमारा जीडीपी, जीएनपी है, इनको क्या इफेक्ट होता है, हमारी पॉपुलेशन को क्या इफेक्ट होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की आपने 6-7 हेडिंग्स दी और हर एक पैराग्राफ में लिखा। इसी तरह फिर आपने रिकमेंडेशंस भी दी। तो ये ऑलमोस्ट आपके 18 से 20 पैराग्राफ्स बन जाते हैं। एक पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन का भी डाल सकते हैं, इसमें कंक्लूजन भी हो सकता है, और एक आप कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टर्म करप्शन इसका भी डाल सकते हैं। तो ये 20-22 पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो इन पैराग्राफ्स में भी कोहेरेंस होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि पैराग्राफ में कोहेरेंस क्या है। जब इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकली मैं आपको ये राइटिंग करके और प्रूव करके दिखाऊंगा और हम टॉपिक को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। फ्रेंड्स, पैराग्राफ में कोहेरेंस का लफ्जी मतलब ये है कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो कॉजेज हैं वो ज्यादा लिख दिए और कॉन्सिक्वेंसेस कम लिख दिए, या कॉजेज के जो पैराग्राफ है उसमें आपने बड़ा ही अच्छा मटेरियल दे दिया और कॉन्सिक्वेंस, उसके इफेक्ट्स या उसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं माशरे पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, इन तमाम मामलात पे, गवर्नेंस पे, उसको आपने कम लिख दिया या उनके जो पैराग्राफ है उनकी लेंथ कम कर दी। इसी तरह रिकमेंडेशन आ गई तो रिकमेंडेशन आपने थोड़ी सी लिख दी और छोटे छोटे पैराग्राफ बना दिए, तो ये कोहेरेंट नहीं है। यानी कोहेरेंस का मतलब इन पैराग्राफ ये होगा कि हर पैराग्राफ की जो लेंथ है वो कम से कम 90 से 120 वर्ड्स की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, और तमाम पैराग्राफ इसी रिदम में चले ताकि बराबरी हो, बैलेंस। उसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। जिस तरह कोई फिल्म मेकर, कोई ड्रामा मेकर, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाला जब बिल्डिंग का प्लान बनाता है किसी चीज को, तो उसकी एडिटिंग होती है। एडिटिंग मींस कि हर चीज को अपनी जगह पर रखा या लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इंग्लिश ऐसे की राइटिंग वाला पोर्शन है, आउटलाइन के बाद जब आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे हम एक टॉपिक लेते हैं, पाकिस्तान इज फेसिंग द क्राइसिस ऑफ democratic culture. What are the basic socio-political and economic reasons behind this phenomena? Full stop. Discuss. अब पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी रियल डेमोक्रेटिक कल्चर्स का क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि विद इन पॉलिटिकल पार्टीज ही डेमोक्रेसी नहीं है। जो जिस पार्टी में आ गया फिर उसकी या नस्ल आती है या वही हर साल उसका चेयरमैन होता है, वही इसको चलाता है। फिर वो जो पॉलिटिकल कैनवासिंग होती है वो भी ज्यादा पैसे वाले लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। आम पढ़ा लिखा शख्स तो इलेक्शन में आ ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, जलसे नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं लगा सकता। तो क्या ये रियल डेमोक्रेटिक कल्चर है? नो, रियल डेमोक्रेटिक कल्चर तो नहीं है। ये तो एक इम्पोज किस्म की डेमोक्रेसी है, एक जिसको आप कह दें एक आर्टिफिशियल किस्म की डेमोक्रेसी है, जिसमें नाम की डेमोक्रेसी है वरना ताकतवर ही और डिक्टेटोरियल माइंडसेट के लोग ही, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिक्टेटोरियल माइंडसेट हो यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड डिक्टेटर्स हो, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जिस तरह हमारे यहाँ वडेरा कल्चर है उसके डिक्टेटर्स हो, चाहे वो किसी बड़े इदारे के रिटायर्ड ऑफिसर्स या इदारों में काम करने वाले डिक्टेटर, तो आज आके यही पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, आज आके यही इलेक्शन जीतते हैं, आज आके यही मुल्क को चलाते हैं। हमने तो यही देखा। तो क्या ये रियल डेमोक्रेटिक कल्चर है? जिन मुल्कों में वेस्ट से जहां से ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आई है, कॉन्सेप्ट आया, क्या वहां ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि इंग्लैंड का मेयर एक बस ड्राइवर का बेटा है। अमेरिका जैसे मुल्क में एक सियाह फॉर्म प्रेसिडेंट बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन गया और उसकी कोई इतनी वर्थ, इतना पैसा, इतना कुछ उसके पास तो था ही नहीं। इसी तरह क्लिंटन की भी आप अगर बिल क्लिंटन की बैकग्राउंड देखें तो ऐसा ही, और बहुत से ममालिक की आपको इस तरह की एग्जांपल्स नजर आती हैं। तो क्या रियल डेमोक्रेटिक कल्चर है? अब इस टॉपिक को जब आप, ऑब्वियस सी बात है, आउटलाइन बनाएंगे और इस टॉपिक के ऊपर आप
पैराग्राफिंग करेंगे। तो यहाँ पर आती है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यानी जो टॉपिक में पहली बात एग्जामिनर ने पहले आपसे की, आपने उसको पहले एड्रेस करना है। अगर वो पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेटिक कल्चर है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म डेमोक्रेटिक कल्चर। होता क्या है डेमोक्रेटिक कल्चर, रियल डेमोक्रेटिक कल्चर, और पाकिस्तान में क्यों नहीं है, उसके कॉजेज क्या है। तो आप अपनी सोसाइटी के बैकग्राउंड जानते हैं, यहाँ पर जात के नाम पर वोट मिलता है, बरादरी और वडेराइज्म और पैसे के नाम पे वोट मिलता है, फिरका वारियत के नाम पे वोट मिलता है। आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, बेशक उस पॉलिटिकल आइडेंटिटी में आपके ऊपर करप्शन चार्जेस हों, आपके ऊपर कत्ल के मुकदमे हों, आपके ऊपर मर्डर केसेस हों, आप अपने इलाके के मशहूर भत्ता माफिया के एजेंट हों, तो आप आते हैं इलेक्शन में। तो ये कल्चर है, और इसी वजह से आप देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डिस्टेंस करते हैं अपने आप को पॉलिटिक्स की वजह से, और एक रूम क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम बन जाता है इन लोगों के लिए, और फिर ये लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, और फिर आके फर्दर करप्शन करते हैं, और फैमिली पूरी की पूरी इनकी करप्शन करती है। तो इसको फिर आप रिदम के साथ डिसइंटीग्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जब स्टेप बाय स्टेप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें 11 स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप ही ये है कि आपने टॉपिक को किस तरह सेग्रीगेट करना है, या किस तरह टॉपिक को लिमिट करना है। जो गिवन टॉपिक है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसको आपने अलग अलग करके हर एक को अलग अलग से ब्रेनस्टॉर्म करना है, और फिर उसकी आउटलाइन जब आप डेवलप करते हैं तो किस चीज को पहले एड्रेस करना है, किसको बाद में करना है, ये फिर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और आखिरी दो चीजें हैं जिसका जिक्र एग्जामिनर भी करता है, दैट क्रेडिट विल बी गिवन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका पूरे का पूरा जो मटेरियल है, जो आपकी राइटिंग है, पीस ऑफ राइटिंग है, इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। याद रखिएगा, अगर आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपने बेहतरीन फैक्चुअल एनालिसिस दिए हैं, बेहतरीन आर्गुमेंट दिए हैं, बेहतरीन डिस्कोर्स ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन आपका बड़ा बेहतर है, अपने नैरेटिव को आपने प्रेजेंट किया है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, एक रब्त के साथ नहीं है, तो फिर भी एग्जामिनर का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपका पीस ऑफ राइटिंग पढ़ने में। और ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है। जिस तरह विद इन पैराग्राफ सेंटेंस कनेक्टर होते हैं, इसी तरह एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करने के लिए भी कनेक्टर होते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ चेन अप करने के लिए भी कनेक्टर होते हैं, और पूरे के पूरे ऐसे को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट डेवलप हो। जिस तरह से आप कोई भी लेक्चर्स देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो आपका इंटरेस्ट तभी तक उसमें रहता है जब तक उसमें एक रब्त और एक कनेक्टिविटी हो। अब देखते हैं हम डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग। जाहिर सी बात है, आज का जो भी लेक्चर है, मैंने आपको चूंकि पहले भी एक बार अर्ज किया था कि हम पहले सेगमेंट में व्हाट पढ़ेंगे, दूसरे सेगमेंट में हाउ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट का जो चूंकि लेक्चर नंबर 4 है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अभी अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज ऐसे राइटिंग, इसके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, डू डोट्स क्या हैं, राइटिंग की फॉर्म्स क्या होती हैं, ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और फिर हम अगले सेगमेंट में जाके इसको हाउ, यानी अब इसको कैसे हमने फिट इन करना है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, नए टॉपिक्स के ऊपर उस पर काम भी करेंगे। तो उससे पहले हम डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग आज पढ़ लेते हैं, और फिर हम लेक्चर नंबर 5 में डायरेक्टली ऐसे अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि एक और बीच में लेक्चर होगा जिसमें हम इंग्लिश ऐसे के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डूज एंड डोंट्स में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। आपको पता है ऐसे राइटिंग इज एन ऑब्लिगेटरी एकेडमिक असाइनमेंट रिगार्डलेस ऑफ कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन, ये तो हमें पता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। नंबर 1, डू मेक योर ऐसे टू रीड, because a large number of essay writers have to be graded. Many instruction admit that skim readers essay idea of student is मैं इसको थोड़ा सा ना एग्जिट करता हूं ताकि हमारे लिए पढ़ने में इसमें आसानी हो जाए। ये देखिए जी,
कहता है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एसेज दैट हैव टू बी ग्रेडेड मैनी इंस्ट्रक्शंस मार्कर्स एडमिट, यानी इंस्ट्रक्टर्स या मार्कर्स वो है जिसने आपको नंबर देने हैं, वो ये एडमिट करता है that they skim read essays to get an idea if the student is competent in the topic and how well they had adhered to the style of guidance. ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये बड़ी टेक्निकल सी बात इन्होंने कर दी, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कहता है कि एक जर्नल सर्वे है, एक जर्नल परसेप्शन है कि ज्यादातर जो रीडर है या मार्कर है या इंस्ट्रक्टर है जिसने एग्जामिनर ने आपको मार्क्स देने हैं, उसका मानना ये होता है कि वो कंप्लीट ऐसे का टॉपिक नहीं पढ़ता। जाहिर सी बात है 2500-3000 वर्ड्स पढ़ने का और इतने ज्यादा आपने असेसमेंट करनी है पेपर्स की, तो वो क्या करता है, रीड एंड स्किम करता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपका पिक करेगा और नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट एरिया पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएगा। उससे आपका जो ऐसे है वो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी एग्जामिनर के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ऐसे को रीडेबल बनाना है, उसका इंटरेस्ट पैदा करना है। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है डू इंक्लूड अ थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज मेंट बाय थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। इसका जवाब ये है वेरी सिंपल। अगर आप गौर से देखें तो जो इंट्रोडक्शन है इट हैज 3 मेजर पार्ट्स। कोई भी इंट्रोडक्शन का जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, एक तो उसमें टॉपिक सेंटेंस होता है, डायरेक्टली हिट द टॉपिक, आपने डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर ही बात करनी है। एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस होता है और जर्नल स्टेटमेंट, उसमें आप उस टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं, एक जर्नलाइज्ड पर्सपेक्टिव एग्जामिनर के सामने रखते हैं। नाउ देयर कम्स द थीसिस स्टेटमेंट। नाउ थीसिस स्टेटमेंट क्या है, थीसिस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि आपने किन किन एरियाज पे काम करना है अगले आने वाले पैसेजेस में, यानी कंप्लीट ऐसे में, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा आर्गुमेंट जनरेट करना है और किस तरह उसको प्रूव करना है। इंशाल्लाह जब हम इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करेंगे, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज को हम वहां पर एड्रेस करेंगे। उसके बाद आता है यूज ट्रांजिशंस। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपसे डिटेल में बात की कि कनेक्टिविटी इज as important as you can say that the blood is running in your veins। जिस तरह इंसान का पूरा जिस्म कनेक्टेड है, मैं इस वक्त आपके साथ कनेक्टेड हूँ, बिल्डिंग जो खड़ी होती है एक एरिया दूसरे एरिया के साथ कनेक्टेड है, कोई मशीन आप देखें तो एक जो उसका सेगमेंट है दूसरे सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, तभी वो मशीन वर्क करती है ना। फॉर एग्जांपल व्हीकल किसी को देखें तो उसके चारों पहिए कनेक्टेड होते हैं स्टीयरिंग के साथ, इसी तरह ब्रेक्स के साथ, इसी तरह इंजन के साथ, इसी तरह बैटरीज के साथ, इसी तरह उसका पूरे का पूरा सिस्टम एक रिदम में होता है। तो ट्रांजिशन या लिंकिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपके विद इन पैराग्राफ और बिटवीन द पैराग्राफ बी कनेक्टर्स या लिंकिंग वर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसकी कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए। आप कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट द प्रीवियस आर्गुमेंट, आपने पिछले पैराग्राफ में कोई आर्गुमेंट दिया और आप उसके दूसरे एस्पेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, इसकी जगह आप ऑन द अदर साइड भी लिख सकते हैं। अब ये आपने लिख के बाद कॉमा डालना और पैराग्राफ शुरू करना। नाउ इट इज कॉल्ड पैराग्राफ कनेक्टर्स या लिंकिंग वर्ड्स। रिगार्डिंग दिस, with regard to this, as has been noted, to put it briefly, on the other side, likewise, additionally, in according to this, as well as like, accordingly, contrarily, on the other side, on other aspect, on the other hand, यानी इस तरह के कनेक्टर्स जब आप यूज करते हैं तो पिछले पैराग्राफ का अगले पैराग्राफ के साथ रब्त बनता है। अक्सर आपने पीस ऑफ राइटिंग में देखा होगा कि वो लिखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले लिखते हैं सेकेंडली, फिर लेटर ऑन, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस। तो इससे क्या होता है, ट्रांजिशन होती है और एक आपस में रब्त रहता है। डू साइट एग्जांपल्स, ये तो मैं आपको जो कि पहले भी बता चुका हूं,
याद रखिएगा, जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसमें आप अपना एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, एनालिसिस भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बात या फैक्ट को प्रूव करना है। उसके अलावा यूज्ड एडवांस्ड वोकैबुलरी बट ल्यूसिड वर्ड्स, ये बड़ा टेक्निकल बात है। एडवांस वोकैबुलरी का बच्चों मतलब कतन ये नहीं होता कि आपने मुश्किल वोकैबुलरी यूज करनी है। लेटेस्ट फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, हम बोलते हैं शेड्यूल। ऑब्वियसली बात है, पता चल जाता है शेड्यूल के अकॉर्डिंगली तरतीब आ जाती है, कौन सा काम कितने बजे, कौन सी क्लास कितने बजे। जिस तरह पीआईए का शेड्यूल है, ट्रेन का शेड्यूल है, आपके ऑफिस जॉब का शेड्यूल है। इसका एक जो मॉडर्न वर्ड है उसको स्केड्यूल भी कहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह ल्यूसिड वर्ड क्या होता है? ल्यूसिड वर्ड का मतलब ये होता है आसान अंग्रेजी का वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है एनार्की, लॉलेसनेस, लेकिन इसी एनार्की और लॉलेसनेस को मेहम भी कहते हैं। अब आप जब इस तरह के मेहम की तरह के वर्ड लिखेंगे, एक जगह वर्ड आता है कंफ्यूज, उसकी जगह आप लिख रहे हैं लिम्बो, डिथरिंग, ये भी इसका मतलब भी इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है जब आपको फैसला नहीं कर सकते। तो जब आप इस तरह के वर्ड लिखेंगे, मुश्किल अंग्रेजी लिखेंगे एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, तब भी आपका जो ऐसे है एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा वो आपको मार्क्स देने में मुश्किल होगी, बिकॉज ल्यूसिड वर्ड हो, आसान अंग्रेजी का इंतखाब किया जाए। उसके बाद आते हैं डू रिस्पॉन्ड टू द prompt of essays. Now what are the prompt of essays? मैंने अभी आपसे एक बात की कि जब हम प्रैक्टिकली ऐसे राइटिंग के 11 स्टेप्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, और आपको उस पे एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे, प्रैक्टिकली एक्टिविटी करेंगे कि जब आपके पास गिवन स्टेटमेंट आती है ना, तो उस गिवन स्टेटमेंट में कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एरियाज, सेंट्रल पॉइंट, थीम, जिसके ऊपर वो आपसे टॉपिक मांग रहा है, जिसके ऊपर वो कह रहा है इस थीम को एक्सप्लेन करें, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, बात करें। तो डू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉम्प्ट्स ऑफ एसेज, यानी जिसको एग्जामिनर ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है कि इन एरियाज पे आपने बात करनी है, तो उस ही एरिया पे आपने फोकस करना है। इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं जो वाजिया हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे प्रॉम्प्ट्स आर स्टेटमेंट्स दैट फोकस ऑन अ टॉपिक और एन इशू फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड डिस्कस। फॉर एग्जांपल वो कहता है डिस्क्राइब, आर्ग्यू, अग्री, डिसएग्री। अगर वो कहता है डू यू अग्री, तो यहां वो आपकी राय पूछ रहा है। अब जब आपकी राय पूछ रहा है तो प्रॉम्प्ट ऑफ ऐसे क्या है, वो आपकी बात पूछ रहा है, आपका एनालिसिस पूछ रहा है, तो अब आपने प्रूव करना है अपनी बात को। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी आपने, तो दीज आर द प्रॉम्प्ट्स। फॉर एग्जांपल द पर्पस ऑफ एन ऐसे प्रॉम्प्ट इज टू इंस्पायर अ रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे व्हिच विल टेस्ट योर राइटिंग, रीडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। अब ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसे प्रॉम्प्ट्स दिए ही इसलिए जाते हैं किसी भी ऐसे के आखिर में एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, डिस्कस, आर्ग्यू, अग्री, डिसएग्री, ये लिखा ही इसलिए जाता है कि एग्जामिनर ये एस्पेक्ट आपसे पूछना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल यूएनओ इज अ नेसेसरी इवल, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक जरूरी शैतान है या बुराई है। अब ये बुराई क्यों है? क्योंकि अगर दुनिया की मुत्तहिद कोई ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल अथॉरिटी होगी नहीं, तो फिर तो दुनिया में ज्यादा फसाद फैल जाएगा। अब ये सेंट्रल अथॉरिटी कुछ कर तो रही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकतवर मुल्कों को या नॉर्थ के कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज को बेनिफिट कर रही है, और उन्हीं के लोग इसके ज्यादा मेंबर भी हैं, वो इसको फंड देते हैं, वो इसको हेड करते हैं। लेकिन फिर भी चलो, है तो सही। नाउ एग्जामिनर कह रहा है इज अ नेसेसरी, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देता है, यूएनओ इज अ नेसेसरी इवल, फुल स्टॉप, और आगे लिखता है डिस्कस। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें वो ये कह रहा है, इसका प्रॉम्प्ट ये है कि ये जो नेसेसरी इवल है, इस इवल को डिस्कस करो। आपने ये नहीं कहना कि ये इवल नहीं है, यानी यू कांट से दैट इट इज नॉट इवल, ये बड़ी अच्छी चीज। आपने इसको इवल समझते हुए इस एरिया को डिस्कस करना है। अब ये था इस ऐसे का प्रॉम्प्ट। अब इसी टॉपिक को ले लेते हैं और देखते हैं। एग्जामिनर कहता है यूएनओ इज अ नेसेसरी इवल
डू यू अग्री, इफ यस एक्सप्लेन। क्या यूएनओ एक नेसेसरी इवल है, आप इससे एग्री करते हैं? अगर हाँ तो एक्सप्लेन करें। अब इसमें वो आपको इजाजत नहीं दे रहा डिसएग्री करने की, करते हैं हाँ और उसको करें। इसी तरह हम देखते हैं यूएनओ इज ए नेसेसरी इवल, डू यू अग्री और डिसएग्री, गिव आर्ग्यूमेंट्स। अब यहां ऐसे का प्रॉम्प्ट एंटायरली चेंज हो गया। उसी एक टॉपिक को वो क्या कह रहा है कि यूएनओ एक नेसेसरी इवल है, आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आर्ग्यूमेंट दें। अब मैं कहता हूं यूएनओ एक नेसेसरी इवल नहीं है, नहीं जरूरत, अगर इवल है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन हम बना लेते हैं और मैं उसका आर्गुमेंट जनरेट कर देता हूं। और वो स्कूल ऑफ थॉट या वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं नहीं ये नेसेसरी इवल है, इसके हक में है, ये इवल है लेकिन जरूरी है, होनी चाहिए यूएनओ, अब वो इसके अग्री करके इसके हक में लिखेंगे। तो दोनों टाइप के जो कैंडिडेट हैं अगर वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, अपनी बात को नैरेटिव को प्रूव करने के लिए फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, साइटेशंस दे सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हैं इस करंट वर्ल्ड का जिसमें यूएनओ एक नेसेसरी इवल के तौर पे होना ही होना चाहिए, बेशक इवल है, वो भी पास होंगे। और उसके दूसरे एस्पेक्ट पे मेरे जैसे कैंडिडेट जो ये समझते हैं कि ये एक नेसेसरी इवल है लेकिन इसका होना जरूरी नहीं है, वो भी पास होंगे अगर वो अपनी बात प्रूव कर दें। लेकिन द इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट ऑफ द एसे, इन 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया जो टॉपिक के बाद एग्जामिनर जनरेट कर रहा है एक बहस के लिए, आप अग्री करते हैं तो आप कुछ और लिखेंगे, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप उसका अपना, अगर वो कहता है सिर्फ इसी बात को आप डिस्कस करें तो आप इसको किसी और पर्सपेक्टिव में लिखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो रिस्पॉन्ड टू द प्रॉम्प्ट्स ऑफ ऐसे, यानी ऐसे में जिस चीज को एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आप वो एरिया लिखे, ना कि आपने टॉपिक देखा, आपको टॉपिक की समझ आ गई, आपने कहा लो जी ये टॉपिक मुझे आता है मैं कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2012 में एक इंग्लिश ऐसे आया, उसमें एक टॉपिक था डेमोक्रेसी इज ए कल्चर रादर देन अ सिस्टम, डिस्कस। अब इसमें एग्जामिनर डिस्कस जब आपको कह रहा है तो वो कह रहा है आपने बताना है डेमोक्रेसी एक कल्चर का नाम है, एक सिस्टम का नाम नहीं है कि इलेक्शन करवा लें, लोग वोट डाल दें, इलेक्शन के दिन वोटिंग हो जाए, इलेक्शन से पहले कैनवासिंग यानी पॉलिटिकल कैंपेन्स हो जाए, को पार्टी जीत जाए, नहीं, वो कहता है ये कल्चर है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के बिहेवियर्स में भी डेमोक्रेसी, जमहूरियत होनी चाहिए। जिस चीज की तरफ ज्यादातर लोग वोट डाल दें, जिस सिस्टम को ज्यादातर लोग पसंद कर दें, उस इलाके में वो सिस्टम होना चाहिए, ना के धोन से, ना के बेईमानी से, ना के एक सिस्टम जनरेट करके लोगों को बेवकूफ बना के कभी को पार्टी जीत जाए कभी को हार जाए। अब इसमें वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर के ऊपर फोकस कराने को आपको कह रहा है। तो इसका प्रॉम्प्ट क्या है कि आपने डिस्कस करना है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक कल्चर है। अब अगर इसके आखिर में एग्जामिनर ये कहता है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, डू यू अग्री और डिसएग्री, अब आपके पास मार्जिन आ जाता है कि आप अगर समझते हैं नहीं जी डेमोक्रेसी एक प्रोसेस का नाम भी है, तो आप इसको कल्चर, आप प्रोसेस के हक में आर्गुमेंट दे सकते हैं, आप कल्चर के हक में ना दें। और अगर आप समझते हैं नहीं जी प्रोसेस भी है कल्चर भी है और दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप तब भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने आखिर में प्रॉम्प्ट दिया हुआ है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, डॉट, फुल स्टॉप लगाया और डिस्कस का है, तो अब आपने इस एरिया को डिस्कस करना है। लेकिन अगर वो आखिर में प्रॉम्प्ट देता है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, फुल स्टॉप, डू यू अग्री और डिसएग्री, फिर आप इसको किसी और एस्पेक्ट में करेंगे। ये बड़ी बारीक किस्म की आप समझ लें लाइन होती है, बड़ा ग्रे एरिया होता है एक अच्छे ऐसे राइटर के लिए इन चीजों को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद आते हैं एग्जामिनर कहता है डू यूज सिंपल सेंटेंसेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ल्यूसिड आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस ये है जो लेंथी ना हो, नंबर 1।
नंबर 2, जिसमें बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट एक वक्त में डिस्कस ना हो, यानी एक वक्त में एक या दो बातें आपने डिस्कस की। Complicated sentence may confuse not only to the person reading and grading your essay but for the student themselves। आपको पता है लंबे लंबे sentences, complex sentences लिखने से स्ट्रक्चर को बेहतर प्रेजेंटेबल बनाने की खातर डिफरेंट कॉमास, सेमी कॉलन्स, कॉलन्स एक ही सेंटेंस में लगा के उसको एक एक इंप्रेशन जनरेट करने पे पैरेंथेसिस लगा के लिखने से, ये अक्सर बुक रीडिंग में आप जब पढ़ते हैं तो बड़ा एक्सप्रेसिव किस्म की इस तरह की चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब आपने जबानी, फिल बदी, एक्सटेम्पोर पेपर में लिखना होता है और वो भी आपका एग्जाम है जिसके आपको ग्रेड मिल रहे हैं, तो वहां पर कोशिश करें ये हरकतें ना करें और सिंपल, सादा और छोटे सेंटेंस। उसके अलावा वो कहता है डू चूज प्रॉपर टाइप एंड स्टाइल। ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिकली रिसर्च के लिए है। आपने तो चूंकि अपने हाथ से लिखना होता है तो आपके लिए फॉन्ट और टाइप की जरूरत नहीं। अगर आप रिसर्च पेपर, टर्म पेपर या कोई रिसर्च वर्क या थीसिस लिख रहे हैं तो तब आपने देखना है, आपने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए स्टाइल में लिखना है, शिकागो में लिखना है, एमएलए में लिखना है। इस वक्त दुनिया में 110 120 के करीब डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग्स हैं, लेकिन ये स्टाइल ऑफ राइटिंग्स जिस आपने जर्नल में अपना रिसर्च आर्टिकल भेजना है पब्लिकेशन के लिए, आपको पता होता है जी वो ये फॉन्ट मांग रहे हैं, या जिस यूनिवर्सिटी से आप एमफिल पीएचडी मास्टर्स कर रहे हैं उसमें जो टाइप ऑफ राइटिंग वो आपसे मांग रहे हैं, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग मांग रहे हैं, आप उसमें वो थीसिस वगैरह टाइप करते हैं, तो ये एक अलग बात है इस हिसाब से। हाँ, उसके बाद वो कहता है डू रिवाइज योर राइटिंग थॉरोली। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कोई भी पीस ऑफ राइटिंग, चाहे वो आप आर्टिकल के लिए लिख रहे हो, थीसिस के लिए लिख रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, प्रपोजल लिख रहे हो, या फिर पेपर में बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे हो एग्जाम के दौरान, उसको रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। अब उसमें दो रीजंस है। नंबर 1 रीजन ये है कि बाज का हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने के बावजूद भी, नॉर्मली हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद भी हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जब आप वन गो में लिख रहे होते हैं और कॉन्टिन्यूस लिख रहे होते हैं तो आपका ब्रेन, आपका माइंड और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, और आप प्रैक्टिकली चूंकि लिख रहे होते हैं तो वो एक रिदम में होते हैं। तो बाज का इंसान सोच कुछ और रहा होता है, जल्दी में वो इस डालना भूल गया, कॉमा लगाना भूल गया, उसने अपने जहन से लिखा कि मैंने सेंटेंस पूरा लिख दिया है, कोई गलती हो गई, स्ट्रक्चर की गलती हो गई, प्लूरल और सिंगुलर की गलती हो गई, पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट की गलती होगी, अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनेट में गलती होती है जहां एस का हम इजाफा करते हैं, डज के आगे आपने कोई एस का इजाफा कर दिया जो कि जब डज लग गया तो जरूरत ही नहीं कोई इस तरह। तो इस तरह की छोटी मोटी ग्रामेटिकल, स्पेलिंग या स्ट्रक्चरल मिस्टेक को भी रिवाइज कर देते हैं, और बाज का एग्जाम में आपको एक आधा पूरी की पूरी वेरिएबल, हेडिंग या कोई चीज भूल ही जाते हैं, तो उसको भी आपकी रिवीजन हो जाती है। तो इट्स अबाउट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी आज की, दैट what are the prerequisites of essay writing, and number 2 what are, you can say that, do's of essay writing, यानी कौन सी चीज है जो करने की इजाजत है और कौन सी ऐसी चीज है जो करने की इजाजत है। आज के लेक्चर को हम चूंकि हमने बड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड किया, यहीं पर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डोंट्स ऑफ essay राइटिंग पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ essay पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज आपने याद रखनी है, आप तब तक एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते जब तक, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था, राइटिंग इज एन ऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ योर माइंड, योर ब्रेन। जब तक आप एक्सटेम्पोर, जिस तरह फिलबदी बोलते हैं, इसी तरह कोई भी टॉपिक लेके उस पर अपने आइडियाज में लिखना नहीं शुरू करते। अक्सर स्टूडेंट जब मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ, तो उनके पास बहुत से आइडियाज होते हैं। वो कहते हैं जी हमने पहले ग्रामर ठीक करनी है, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने आइडियाज को लिखना शुरू करें। जब आप अपने आइडियाज को लिखना शुरू करते हैं तो आप में एक फ्लो आता है, उस फ्लो में आप अपने आप को बड़ा इजीली डेवलप कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग भी करेंगे और स्ट्रक्चर भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह सर हाफिज।